नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अंडर वाटर ड्रोन्स को लेके। इसके बारे में हमने कुछ ही दिन पहले ही बात किया था। लगभग 10 या 15 दिन पहले नेवी की तरफ से एक ऐसे ही ड्रोन को डेवलप करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया था, जिससे अंडर वाटर व्हीकल से लॉन्च किया जा सकेगा। मतलब अभी जितने भी ड्रोन हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम सरफेस से लॉन्च करते हैं या किसी भी सरफेस वेसल से यानी कि जहाज से इनको लॉन्च करना पड़ता है, जिनको शिप बेस्ड ड्रोन कहा जा सकता है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी नेवी की तरफ से एक ऐसी ड्रोन को डेवलप करने की बात की जा रही है जिसको पानी के अंदर से भी लॉन्च किया जा सकेगा और मोस्टली इनको सबमरीन के अंदर डिप्लॉय किया जाने वाला है और इनको सबमरीन से लॉन्च किया जाने वाला है। अब ये भी पता चला है कि नेवी की इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए एल&टी की तरफ से अभी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक एमओयू को साइन किया गया है, जिसके चलते वो अभी नेवी के लिए एक सबमरीन लॉन्च ड्रोन को डेवलप करने वाले हैं। अब सबमरीन लॉन्च यूएवी की बात करें तो एक बहुत ही नई कॉन्सेप्ट है, जिसको हाल ही में यूएस की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है। अब भारत भी सेम सेगमेंट में आना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है और इस प्रोजेक्ट को अभी डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से फंडिंग करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर एल&टी की बात करें तो एल&टी के पास फिलहाल के लिए अंडर वाटर ड्रोन को डेवलप करने का कोई खास अनुभव नहीं है, यानी कि अंडर वाटर से लॉन्च करने वाले ड्रोन्स को लेके एल&टी के पास इतना ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी शिप बिल्डिंग के सेक्टर में एल&टी काफी आगे बढ़ चुका है। और दूसरी तरफ अगर न्यू स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ड्रोन्स के सेगमेंट में काफी आगे चल रहे हैं और फिलहाल ये डीआरडीओ और एचएएल के साथ मिलकर अभी हमारे फ्यूचर कैट्स वॉरियर सिस्टम को भी डेवलप कर रहे हैं। और अभी एल&टी और एनआरटी के साथ मिलकर ऐसी एक ड्रोन को डेवलप करने वाले, जिसको आगे चल के अंडर वाटर कंडीशन से भी लॉन्च किया जा सकता है और आगे चल के इसे इंडियन नेवी की सबमरीन्स में डिप्लॉय किया जा सकता है। अगला अपडेट आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट होने वाले नए फाइटर जेट को लेके, और अभी ये बात लगभग कंप्लीट हो चुका है या तय हो चुका है कि इस टेंडर में किस फाइटर जेट की सिलेक्ट होने की चांसेस सबसे ज्यादा होने वाला है। आप सब जानते हैं कि नेवी की तरफ से फ्लोट किए गए फाइटर जेट की टेंडर में अभी बस 2 ही कंटेंडर बचे हुए, एक रफाल एम और दूसरा F-18 सुपर हॉर्नेट है। और अभी पहले से ही रफाल एम की ट्रायल को गोवा की सोर वेस्ट टेस्ट फैसिलिटी में कंप्लीट कर लिया गया है और F-18 की जो टेस्ट अभी चल रहा है वो आने वाले 15 जून तक कंप्लीट हो जाएगी। अब पहले इसमें 57 कैरियर बेस्ड फाइटर को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसमें बस 26 फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया गया और इसमें से 8 जो होने वाला है वो ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट्स होने वाले और बाकी सिंगल सीटर वेरिएंट होने वाले हैं। ऐसे में नेवी का कहना है कि वो बोथ फाइटर जेट वेरिएंट और ट्रेनर वेरिएंट को कैरियर से ऑपरेट करना चाहता है, जो कि इस टेंडर में रफाल एम और F-18 में से किसी एक को सिलेक्ट करने में एक डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है, क्योंकि रफाल एम की जो ट्विन सीटर वेरिएंट्स होने वाले ये कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकते, जिस वजह से अगर नेवी अपने सभी 26 एयरक्राफ्ट को कैरियर से ऑपरेट करना चाहेगा या ऐसे कंडीशन रखेगा तो इसमें रफाल एम की सिलेक्ट होने की चांसेस काफी हद तक कम हो जाएगी। ऊपर से रफाल एम वैसे ही विंग्स की फोल्ड ना होने की वजह से F-18 के मुकाबले थोड़ा पीछे चल रहा है और ओवरऑल नेवल वॉरफेयर में और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी में या वेपन कैरिंग कैपेसिटी में F-18 से पीछे चल रहा है। लेकिन फिर भी नेवी की तरफ से अभी रफाल को इस टेंडर में रखा गया है ताकि सिंगल वेंडर सिचुएशन ना रहे। लेकिन अभी ऐसा लगभग फाइनल हो चुका है कि इस टेंडर में आगे चल के रफाल एम के बदले F-18 सिलेक्ट होने वाला है। साथ ही अभी ये बात भी कंफर्म किया जा चुका है कि इस टेंडर को अभी एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर फाइनल किया जाएगा। अब पहले जब इस डील में 57 कैरियर बेस्ड फाइटर को खरीदने का प्लान किया गया था, तब इसमें फाइटर जेट को मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर भारत में ही बनाने का प्लान किया जा रहा था, जिनको शायद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर बनाया जाने वाला था। लेकिन अभी के लिए जो फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को ही कम कर दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में इनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर बनाने का कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, जिस वजह से अभी इसको एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर फाइनल करने की बात की जा रही है। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेकर। कल इसको लेके एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि डीआरडीओ की तरफ से अभी दुनिया की सबसे लाइट वेट बुलेट प्रूफ मटेरियल को डेवलप किया जाने वाला है, जो कि बेहतर प्रोटेक्शन के साथ साथ हल्का भी होने वाला है। इसके बाद आज इसको लेके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से एक अपडेट सामने आया, जिसमें बताया गया कि ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से अभी एक मटेरियल को बनाया जा रहा है जिससे वर्तमान की बुलेट प्रूफ जैकेट की वेट को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। इसे डीआरडीओ की तरफ से भी उनको मदद किया जा रहा है और अभी के लिए हमारी आर्मी की जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है
उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट का जो मिनिमम वेट पैरामीटर रखा गया उसको 8.9 kg के आसपास रखा गया है। यानी कि आर्मर प्लेट को इंक्लूड करने के बाद जो जैकेट होगा उसका वजन 8.9 kg तक होना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कहना है कि वो अभी इसको 500 ग्राम तक रिड्यूस कर सकता है और चाहे तो और भी कम किया जा सकता है। और इसके लिए अभी एक नई बुलेट प्रूफ फैब्रिक को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, जो कि वर्तमान मार्केट में अवेलेबल किसी भी फैब्रिक के मुकाबले काफी ज्यादा हल्का और काफी ज्यादा मजबूत होने वाला है। अब इस फैब्रिक को मास प्रोड्यूस करने के बाद ये वर्तमान की स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट की वेट को काफी हद तक रिड्यूस कर सकता है। वर्तमान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चाहे तो सिलिकॉन कार्बाइड प्लेट का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे इन जैकेट की वजन 500 ग्राम तक रिड्यूस किया जा सकता है। और साथ ही अगर इसमें बोरन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है तो फर्दर इसको 500 ग्राम तक रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि ओवरऑल 1 kg के आसपास इनकी वेट को रिड्यूस किया जा सकता है। अगला अपडेट MMRCA टेंडर को लेके, जो कि तब से चलता आ रहा है जब स्कूल में मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब तो उसकी शादी होके एक बच्चा भी हो चुका है और वो भी अभी स्कूल जाने लगा है, लेकिन ये टेंडर अभी तक फाइनल होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि जब भी लगता है कि ये टेंडर अब फाइनल हो जाएगा तब इस टेंडर की बेसिक रूल्स में, स्पेसिफिकेशन में कुछ बदलाव कर दिया जाता है। अभी की बात करें तो अभी आप सबको पता होगा कि इस टेंडर में 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था। अगर मेरे स्कूल की टाइम की बात करें तो तब इसमें लगभग 126 फाइटर जेट खरीदे जाने वाले थे। फिर कॉलेज में आते आते बीच में राफेल को खरीद लिया गया था और उसके बाद जो नया टेंडर फ्लोट किया गया उसमें इसको 126 से 114 तक रिड्यूस कर दिया गया था। और अभी की बात करें तो अभी इसको एक बार फिर से रिड्यूस करने के बारे में सोचा जा रहा है, यानी कि नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर की तरह अब MMRCA टेंडर में भी फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस किया जाने वाला है। और बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अभी MMRCA टेंडर में 114 के बदले बस 57 एयरक्राफ्ट को ही खरीदने का फैसला किया जा रहा है। अब यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने से पूरे टेंडर के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि जब इनिशियली 114 फाइटर जेट को खरीदा जाने वाला था तब इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर फाइनल करने का प्लान किया गया था, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इन फाइटर जेट को भारत में बनाया जाने वाला था। पर फिर गवर्नमेंट की तरफ से इस टेंडर की रूल में कुछ बदलाव कर दिया गया था और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के बदले इस टेंडर को बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर फाइनल करने का फैसला किया गया है। और वैसे भी देखा जाए तो अभी तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल किसी भी बड़े टेंडर में इतना सफल नहीं हुआ है। हालांकि कुछ छोटे मोटे सिस्टम के साथ या टेंडर के साथ थोड़ा बहुत सफल तो रहा है, लेकिन अगर बल्क में देखा जाए तो मैक्सिमम सेगमेंट में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल एक फेल्ड मॉडल रहा है। अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 के बदले 57 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। और वो ये हो सकता है कि अभी MMRCA टेंडर में जिन फाइटर जेट्स को खरीदा जाएगा उनको एक बार में नहीं बल्कि स्टैगर्ड मान में खरीदा जाएगा, यानी कि पहले बैच में 57 एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद फिर से 57 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है। और इसके बारे में हमारे पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स को अभी स्टैगर्ड मैनर में एयरक्राफ्ट को खरीदने की जरूरत है, जिससे हम हमारी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ मेरा अजम्पशन है, जो कि गलत भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं किया गया। या फिर हो सकता है कि MMRCA टेंडर में फाइटर जेट की क्वांटिटी को यहाँ पे रिड्यूस करके उसकी जगह पर इंडिजिनस फाइटर जेट को भी यहाँ पे खरीदा जा सकता है या फिर इंडक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं जो कि आगे चल के पता चलने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।